नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप? मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त होंगे और पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो ये सिलेक्शन सीरीज का 10वां सेशन। तो आइए आंसर लगाते हैं। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, आप लगाओ आंसर। दोनों साथ मिलकर करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपका ज्ञान परीक्षण यहाँ पे होगा कि आपने कैसा पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और कितना है आपको याद। अगर आप आंसर लगाने से कतरा रहे हैं तो ईमानदारी से आपका सिलेक्शन होना थोड़ा संदेहास्पद हो जाता है, क्योंकि इंसान वही कतराता है जिसे पता नहीं है, और जिसे पता है वो तो कहता है आ जाओ मार साहब। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं पढ़ता हूं और आप दे आंसर। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? बताओ जल्दी से। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर, ध्यान रखना, वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? पूर्वी में, पश्चिमी में, उत्तरी में, दक्षिणी में? मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी? तो जल्दी से आप आंसर दें। इसका आंसर मैं देता हूं। देखिए, आप वार्षिक तापांतर की बात हो रही, तो वार्षिक तापांतर ऐसा समझिए यहाँ पर, मतलब चीजें जल्दी से गर्म हो जाती हैं और जल्दी से ठंडी हो जाती है ना। वो चीज में वार्षिक तापांतर क्या रहता है, कैसा रहेगा आपका? अधिक रहेगा। जैसे कि पत्थर, जहां पर पत्थर, जैसे कि आपने पत्थर देखा होगा, पत्थर पे जैसे ही धूप पड़ती है जल्दी से गर्म हो जाता है ना। और जैसे ही इस पर, क्या आप ठंडों के मौसम में देखना, जैसे ही इस पर ठंड पड़ेगी, है ना, ठंड का प्रभाव पड़ेगा, तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। आप इसका हाथ लगाना इस टाइप से। नहीं, पत्थर पे नहीं बैठेंगे, गर्मी में बैठ जाओ, गलती से तुम बैठ गए पत्थर पे, आ अब नहीं बैठेंगे, समझ रहे हो ना। तो जो तुम्हारी तशरीफ है उसमें दिक्कत आ जाएगी अगर पत्थर पे तुम बैठ गए, है ना। तो ये क्या होता है कि पत्थर वाले इलाके, सीधे मतलब है कि जहां पर पत्थर ज्यादा पाए जाएंगे, जहां पर पठार पाई जाएगी, वहां पर क्या होगा, तापांतर सर्वाधिक होगा। और जहां पर जल, जल की क्या होती है, जल की कैपेसिटी कैसी होती है, जल ना तो जल्दी गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है ना। अगर ऐसा इलाका है तो वहां तापांतर वैसे भी कम पाया जाएगा। ठीक है, अब ठीक है मार साहब, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, हम कैसे माने कि आपका उचित आंसर हमसे सही टिक होगा? आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे कोई मतलब नहीं, अगर मेरी क्लास आप अटेंड करते तो यकीन मानिए एंड तक जाते जाते सभी क्वेश्चनों के आंसर आप देने लग जाएंगे। ये मेरा वादा है, किससे? आपसे। बार बार ये चेक करता रहता हूँ आवाज आ रही कि नहीं आ रही, 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ ये वीडियो, है ना, माइक की चक्कर। देखिए, ये आपका उत्तर भारत है ना, ये उत्तरी क्षेत्र हो गया आपका, ये मान लो ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, है ना, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र हो गया, और ये आपका दक्षिणी क्षेत्र हो गया। अब बताओ भैया, इस वाले क्षेत्र में मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये वाला इलाका आ जाता है ना। इस वाले क्षेत्र में ये बघेलखंड का पठार है, लेकिन यहाँ पर नदियां वगैरह दुनिया भर की चीजें आती है। यहाँ पर सतपुड़ा मेंज के, सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी रहती है और नर्मदा घाटी आप पाई जाती है। मालवा आप देखते ही हो, कैसा पठारी प्रदेश नहीं है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो मिट्टी में भी इतना नहीं। तो पठारी प्रदेश जो है कौन सा है? उत्तरी है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? उत्तरी क्षेत्र। आया समझ में? आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, जल्दी से आप आंसर दें। मैं आपका आंसर का कर रहा हूं वेट, बेसर सबरी, बेसब्री से कर रहा हूं प्रतीक्षा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? झाबुआ, रतलाम, शाजापुर, पचमढ़ी? भैया ध्यान रखियो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है ना। भले ही वनडे एग्जाम हो, 2 डे एग्जाम हो या 3 डे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ध्यान रखना, है ना। तो बताओ कहां पर है, झाबुआ, रतलाम, शाजापुर या पचमढ़ी? जल्दी से आंसर दे। पचमढ़ी आपका पड़ता है होशंगाबाद, होशंगाबाद। कोई महानुभाव है जो ये बताएगा कि होशंगाबाद का वर्तमान नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कोई बताना चाहेगा तो बताओ, ताकि आपको पता चले कि आप आंसर दे रहे हैं। बताओ, 30 सेकंड का समय आपको देता हूं मैं, है ना। देखिए भैया, अगर मैं आंसर दूंगा
देखिए शाजापुर, अगर मैं जिलों की लोकेशन आपको पता है और जिलों की लोकेशन अगर आपको नहीं पता, तो दोनों स्थिति में नहीं पता वाले वीडियो स्किप करें और घर जाए, पहले जिले की लोकेशन पता करें फिर यहाँ पर आए, और जिनको पता है तो थोड़ा दिमाग में घोड़े दौड़ाए, दिमाग के घोड़े, है ना, ताकि आपको पता चले कि कहां पर है, पता है ना। देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं झाबुआ, झाबुआ आपका इधर आ गया ये वाला क्षेत्र। इसके अलावा रतलाम, रतलाम भी यहाँ पर आ गया। शाजापुर आपका उज्जैन, शाजापुर यहाँ पर आ गया। तो सीधी बात है, अगर आपको मानसून की दिशा पता है कि मानसून कैसे होता है, तो आप सभी को पता है इस वाले क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, इस वाले क्षेत्र में होती है सर्वाधिक वर्षा अन्य क्षेत्रों के मुकाबले, मतलब पूर्वी वाले क्षेत्र में। और पचमढ़ी यहाँ पर पड़ता है, पचमढ़ी, है ना, जो होशंगाबाद के करीब होती है, जो दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है। तो आपका आंसर होगा पचमढ़ी। आई समझ में? तो लोकेशन आपको याद होना चाहिए, अगर लोकेशन याद है, सब पता है आपको, तो फिर दिक्कत ही किस बात की, कोई दिक्कत नहीं है अपने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है, कृपया कर आंसर दे। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। देखो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मतलब, अरे जो अभी क्या पड़ रही है सर्दी, इसके बाद जो आने वाली है वो ऋतु क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु, जहां तुम छतरियां ले लेके निकलोगे, अरे बरसात से बचने के लिए नहीं, धूप से बचने के लिए। धूप में न निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, वो वाला काम है ना। अरे गाना गाओ ना, धूप में ना निकला करो रूप की रानी, वही वाला है। तो ग्रीष्म ऋतु वो वाली ऋतु है ना, जिसमें औसत तापमान बढ़ता है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर बढ़ता है भैया, ये अगर मध्य प्रदेश लें, बना लें, देखो इतनी जल्दी अगर आप मध्य प्रदेश बनाना सीख गए, तो आपका वैसे भी उद्यान हो जाएगा, गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है। अभी प्रयागराज में क्या चल रहा है, कुंभ मेला, तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं। देखो भैया मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर सूर्य की बात करें, सूर्य की ये लोकेशन होती है, तीन जगह होती है। ये कर्क रेखा यहाँ पर होती है 21 जून के बारे में, ये कर्क है ना, यहाँ पर समझ लो ये मकर है ना, और ये आपकी विषुवत रेखा है। ये तो सबको पता होना चाहिए, नहीं है पता तो जाओ पहले पता करके आओ फिर पढ़ना। ये तीन रेखाएं होती, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं इन दोनों रेखाओं के यहाँ पर कर्क रेखा के बीच में, मतलब यहाँ कहीं विराजमान है मध्य प्रदेश, इस वाले इलाके में। कहां पर, इस वाले इलाके में मध्य प्रदेश विराजमान है, इस वाले इलाके में। अगर बात करें इस वाले इलाके में, क्योंकि 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश क्या पाया जाता है, मध्य प्रदेश पाया जाता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर पाया जाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर, मतलब कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच में पाई जाती है। देखते हैं, जब सूर्य, क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है कि घटता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर औसत तापमान कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर भैया। अगर इस वाले इलाके में कोई कर्क रेखा जा रही और सूर्य उत्तरायण है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का रहता है कर्क रेखा के आसपास रहेगा, कर्क रेखा के आसपास रहता है ग्रीष्म ऋतु में सूर्य, आप सभी को पता है 21 जून के आसपास, है ना, ऊपर चला जाता है दक्षिण से उत्तर की ओर, जब भी तो ग्रीष्म ऋतु आती है अपने क्षेत्र में, वो वाली चीज है। तो यहाँ पर ये है आपकी कर्क रेखा, अगर सूर्य उत्तरायण है, मतलब कर्क रेखा से यहाँ पर आया है कर्क रेखा में, तो तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेगा। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेगा भैया। उत्तर से दक्षिण की ओर क्यों बढ़ेगा, दक्षिण वाले इलाके में तो वैसे भी ठंडी रहेगी, है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगा, ये पूर्व है ये पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों बढ़ेगा, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेगा, ये सही लग रहा है मुझे। क्योंकि अगर सूर्य उत्तरायण होएगा, मान लो पहले सूर्य यहाँ पर था, यहाँ पर था सूर्य, यहाँ पर था, अब सूर्य ऊपर जा रहा है, सूर्य ऊपर जा रहा है, सूर्य ऊपर जा रहा है, यहाँ तक आ गया सूर्य, तो कहां से बढ़ेगा, नीचे से ऊपर तक ही तो बढ़ेगा, क्योंकि भैया ये मकर रेखा पर होता है, जब ठंडे चल रही है ना, तो फिर ये ऊपर जाता है तो कैसे बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा। तो समझ में आई। देखो भैया बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर मुझसे पढ़ोगे तो मैं समझा दूंगा, दूसरे टीचर भी समझा देंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही समझा पाऊंगा। तो सीधी बात है, सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, तो औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेगा, ये ध्यान रख लेना भैया। ठीक है, अगली स्लाइड। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में होता है, तापांतर, तापांतर का मतलब समझते हो, कोई महानुभाव है जो तापांतर का मतलब ना समझता हो,
कि भैया तापांतर क्या है, कैसा है, क्या चीज है। अगर नहीं समझता हो तो मुझसे संपर्क करें। तापांतर मतलब होता है ताप में अंतर। तापांतर मतलब ताप में अंतर। सर्वाधिक ताप में अंतर किस माह में पाया जाता है, मतलब ज्यादा ही गर्मी हो जाती है, ज्यादा ही ठंडी हो जाती है, इस टाइप में, मतलब ताप में अंतर पाया जा रहा है। तो वो कौन सा माह है? मई है, जून है, मार्च है, जनवरी है। मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड का समय, कृपया कर दें आंसर, जल्दी से आंसर दें, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा भैया। क्या पूछा जा रहा है आपसे? सर्वाधिक तापमान में बोला जा रहा है सर्वाधिक तापांतर किस माह में पाया जाता है। और सर्वाधिक अगर तापमान की बात की जाती तो हम लगाते हैं भैया मई माह। कौन सा लगाते हैं? मई। ये क्या लगाते हैं हम? यहाँ पर अगर सर्वाधिक तापमान की बात होती, तापांतर की बात हो रही, किसकी बात हो रही? तापांतर की, तो हम लगाएंगे मार्च। मार्च माह में देखना, अभी आपका मार्च माह चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? जनवरी, फरवरी और मार्च में मार्च में देखना आप एकदम से, मतलब दिन के समय आपको एकदम से गर्मी लगी, और जैसे रात का टाइम आएगा ना, सुबह की जो टाइम आएगी मेनली, है ना, उसमें एकदम से ठंडी टाइप की होगी। तापांतर मतलब ताप में अंतर आ रहा है, ना तो ज्यादा गर्मी रह पा रही है, ना ज्यादा ठंड रह पा रही, तो मतलब ज्यादा कम होता जा रहा है तापमान। समझ रहे हो? मार्च के बाद अप्रैल देखना भैया, रात भी गर्म दिन भी गर्म, है ना। लेकिन मार्च में क्या होता है कि रातें जो दिन में थोड़ी गर्मी रहती है, दोपहर के टाइम 3-4 बजे तक थोड़ी सी ठंडी आ जाती है, इस टाइप से तो तापांतर पाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? सर्वाधिक तापांतर पाया जाएगा आपका मार्च माह में, ये है तापांतर वाला, है ना। और तापमान सर्वाधिक पाया जाएगा वो मई में। मई में क्या पाया जाएगा? सर्वाधिक तापमान, मतलब आपका टेम्परेचर जो है वो मई माह में सर्वाधिक पाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। और न्यूनतम, न्यूनतम है भैया, हाँ ये रहा है, न्यूनतम तापमान है ये। न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान कब पाया जाएगा? जनवरी के माह में, ठीक है। न्यूनतम तापमान आपका हो गया, है ना। ओके, इतना हो गया। अब क्या बताऊं, सब कुछ तो बता दिया मैंने। तापांतर है ये सर्वाधिक तापांतर वाला है, और तापमान वाले ये दोनों है। ये दोनों भी आप याद रख लेना, मैंने सभी चीजें आपको यहाँ पर बता दी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में पाया जाता है? शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस जिले में पाया जाता है? या गर्मी में थोड़ी ना न्यूनतम तापमान रहेगा, न्यूनतम तापमान रहेगा तो शीत ऋतु में पाया जाएगा। शीत ऋतु मतलब ठंडे, जो अभी चल रही है। अरे अभी क्या चल रही? ठंडी चल रही ना, उसी में पूछा जा रहा है। शिवपुरी में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, बताओ। अरे बताओ, इसके बाद मैं बताऊंगा। देखो भैया, ऐसा है कि आप सभी को पता होना चाहिए, सर्वाधिक जो तापमान है वो मैं आपको बता दूं, जब तक आंसर दो आप। सर्वाधिक जो तापमान है वो आपको गंजबासौदा में मिलता है। गंजबासौदा कहां पर मिलेगा? गंजबासौदा। और गंजबासौदा पाया जाता है आपका विदिशा जिला में। कहां पर मिलेगा गंजबासौदा? आपका विदिशा जिला में। ध्यान रखना। इसके अलावा जो सर्वाधिक न्यूनतम तापमान माना जाता है वो पाया जाता है आपका शिवपुरी में, ठीक है। शिवपुरी में पाया जाता है न्यूनतम तापमान, क्योंकि ये वाला इलाका जो है, आप सभी को पता है शिवपुरी कौन से क्षेत्र में आएगा? मध्य भारत की पठार के अंतर्गत आएगा। तो वहां पर चट्टाने ज्यादा पाई जाती है ना, इसलिए वहां पर तापमान क्या रहता है? कम ही रहता है, और वर्षा भी इतनी नहीं हो पाती सूर्य की किरणें में। जब ये क्वेश्चन क्यों लाया हूँ मार साहब, इस टाइप के क्वेश्चन क्यों लेके लाए हो? आपके उस पीपीटी में क्या कम पड़ गए थे? नहीं, ऐसा है कि भैया जो टाइपिस्ट था, है ना, उसे क्वेश्चन सेंड किए, उसने ये क्वेश्चन बोली है, लेकिन मुझे तो देना था, अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके लिए मैंने खुद ही अपने स्वयं के हाथों से लिखा। समझ रहे हो कितनी मेहनत? जलवायु क्या है? जलवायु मतलब क्लाइमेट क्या है? व्हाट इज क्लाइमेट? व्हाट इज क्लाइमेट क्या है? वायुमंडल में अल्पकालिक परिवर्तन, मतलब स्टैंड जो परिवर्तन होते हैं अल्पकालिक। वायुमंडल में दीर्घकालिक परिवर्तन, है ना। और वायुमंडल में अल्पकालिक परिवर्तन, वायुमंडल में दीर्घकालिक परिवर्तन, वायुमंडल में वर्षा का कम होना, और इनमें से कोई नहीं। बताओ जलवायु क्या है? जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? कोई मुझे बताएगा? मौसम वर्सेस क्लाइमेट मतलब जलवायु, इन दोनों में कोई अंतर बताएगा भैया? कोई है योद्धा जो ये बताए कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है? अरे बता दो, क्यों शर्मा रहे हो लड़कियों जैसे? बताओ कौन सा है? मौसम
कौन सी होती है और जलवायु कौन सी होती है? अरे भैया, जो थोड़े थोड़े समय में परिवर्तन होता रहे उसे क्या बोलते हैं? मौसम। जैसे आपका अभी आप देख रहे हो शीत ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, है ना? इस टाइप से जो मौसम परिवर्तन हो रहा है आपका अलग अलग टाइप में। लेकिन जलवायु, जलवायु के बारे में सुनाओ, 10 साल पहले ऐसी जलवायु थी, 10 साल बाद ऐसी जलवायु। समझ? जलवायु एक लंबे समय की प्रोसेस होती है, मतलब हजारों वर्षों की जो प्रोसेस के बाद जो परिवर्तन आता है वो जलवायु परिवर्तन आता है। जैसे ग्लेशियर का पिघलना, क्यों? क्योंकि पहले क्या था, तापमान कम पड़ रहा था, लेकिन अब तापमान बढ़ रहा है लगातार, है ना? बहुत सारे रीजन होते हैं जलवायु परिवर्तन के, जिससे ग्लेशियर पिघल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। मौसम परिवर्तन मतलब दिन रात का मौसम ले लो, एक 6 महीने का मौसम ले लो, इस टाइप से जो मौसम परिवर्तन होते रहते हैं ऋतुओं के कारण, है ना? वर्षा धूप इन सब के कारण वो क्या रहता है, फिर अल्पकालिक परिवर्तन रहता है मौसम परिवर्तन। जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, है ना? इस टाइप से शिशिर ऋतु, बहुत सारी ऋतु आती है। तो भैया अल्पकालिक परिवर्तन में हम लगाएंगे हमारे साथ मौसम परिवर्तन, और दीर्घकालिक परिवर्तन में हम जाएंगे जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन हुआ आपका दीर्घकालिक परिवर्तन, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? अरे मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में, शीत ऋतु समझते हो? अरे जो अभी चल रही है, इसे क्या बोलेंगे? शीत ऋतु ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, है ना? तो शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को क्या कहा जाता है? हल्की वर्षा, हल्की वर्षा समझ रहे हो? मतलब धीरे धीरे बरस रही, चुटपुट बरस रही, उस टाइप की वर्षा। भारी भारी वर्षा क्या होती है? एकदम से बरस रही, चलो बहुत तेज बारिश हो रही, लगातार बारिश हो रही, उसे भारी वर्षा। हल्की वर्षा मतलब चिटपुट 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 टाइप की वर्षा। हल्की वर्षा माहवाट, प्री मानसून, लू और यूनाला। और हल्की वर्षा ऐसे नहीं कि लगातार हो रही, अरे आ गई 15 दिन में एक आध बार बरस गई, या एक आध महीने में एक आध बार, जब उसका मन हो। अरे क्या कर सकते? जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम बोल रहे हो चलो घूमने, नहीं जा रही क्योंकि सुंदर है, और तुम्हारी शक्ल देख लो, आईना फूट जाए, अब उसका मन होगा तो जाएगी घूमने। तो वह भैया उस टाइप की जो लड़कियां रहती है उन्हें बोला जाता है हल्की वर्षा, या शीत ऋतु में होने वाली जो हल्की वर्षा होती है उस टाइप की लड़कियों को बोला जाता है। अब देख लो कौन सी होती है, मावट, प्रीमानसून, लू या उनाला। इन सभी में जो भी आपका आंसर बेहतरीन लगे आपको, वो सभी मुझको बताओ। देखो भैया, हल्की वर्षा आमतौर पर जो कहा जाता है, शीत ऋतु में जो वर्षा हो जाती है चिटपुट में, अभी आपने देखा होगा कभी कभार बादल अचानक से बनते हैं और वर्षा हो जाती है, उसे आमतौर पर बोला जाता है मावट। क्या बोला जाता है? मावट। समझ में आ रही? इसके अलावा जो आपकी लू है, ये स्थानीय पवन होती है। स्थानीय पवन, स्थानीय पवन के बारे में सुना है? कोई बताएगा? स्थानीय पवन वह पवन होती है जो दिन रात के मौसम के अनुसार बदलती रहती है ना? इस टाइप की जो पवनें स्थानीय रूप से चलती, जे की इंडिया में चलती, लू चलती है। एक इटली में चलती है कोई वर्षा जो लाल वर्षा कर देती, जो भूमध्य सागर से पानी भर के ले जाती है और यूरोप में लाल वर्षा करती है, उसे क्या बोलते हैं? यूरोप में चलती है यूनाला टाइप की एक और चलती है ना? इस टाइप स्थानीय रूप से जो गर्मी में आपको देखने को मिलती है भारत में, वो बोला जाता है लू। ये स्थानीय पवन है, तो ये तो है नहीं, है ना? इसके अलावा प्री मानसून जो आपका अरे प्री नहीं समझते हो? जो आपका प्री होता है फिर मेंस होता है, एमपीपीएससी या यूपीएससी दोगे तो एक प्री होता है फिर मेंस होता है। प्री मतलब छोटी वाली वर्षा, और मेंस मतलब बड़ी वाली वर्षा। जो छोटी छोटी वर्षा होती है उसे प्री, मतलब मानसून के आगमन से पहले जो 10-12 दिन टाइप की चुटपुट टाइप की वर्षा होती है उसे प्री मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। यूनाला आप समझते हो? यूनाला क्या होता है? यूनाला बोला जाता है ग्रीष्म काल को, मतलब ग्रीष्म काल को आप क्या बोला जाता है? यूनाला। ये ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया विचार करना है, अच्छे से विचार करना है, ऐसा नहीं कि विचार करके तुम जा रहे ठीक है वहां सब बाद में विचार कर लेंगे, ऐसा नहीं। विचार करो मतलब आंसर दो, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं तो विचार करके पता चले तुम निकल ही गए और हम यहाँ पे पढ़ाते रहे भैया विचार करो, पता नहीं कोई बचा ही नहीं फिर। मालवा की पठार की जलवायु कैसी है? विषम प्रकार की जलवायु है क्या? अरे ये नीचे ऑप्शन दे रहे भैया, क्या करे, नीचे आ गए वो ऑप्शन तुम्हारे डर के मारे। बताओ, मालवा के पठार की जलवायु कैसी जलवायु? विषम प्रकार की जलवायु है क्या? उत्तरी उत्तर का मैदान की जलवायु सम जलवायु है क्या? बताओ इनमें से कौन सही है? एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या इनमें से कोई नहीं? देखो भैया, मैं अगर आपको कुछ बताना चाहता हूं तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश का मैप बनाना चाहता हूं।
अगर मैं मध्य प्रदेश का मैप बना रहा हूं तो इसका मतलब मैं कुछ बताने वाला हूं। तक इसका आंसर खोजे, सोचे, पढ़े, लिखे, है ना। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो समझ लो आपका कुछ नहीं हो सकता। घर जाओ, रोटी सब्जी बनाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया, 3-4 टाइप की अपनी चीजें पाई जाती है। यहाँ पर ये मालवा वाला क्षेत्र ले लेते हैं, यहाँ पर ये नर्मदा सोन घाटी हो गई, और ये पूरा क्षेत्र इधर थोड़ा बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्षेत्र जो है, जो पहला वाला रीजन में बता रहा हूं, ये आपको बोला जाता है उत्तरी मैदान। क्या बोला जाएगा? उत्तरी मैदान। समझ में आ रही? ये वाला क्षेत्र क्या बोला जाता है? उत्तरी मैदान। ये वाला क्षेत्र क्या बोला जाता है? विंध्य सतपुड़ा श्रेणी। विंध्य सतपुड़ा वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया? विंध्य सतपुड़ा वाला पर्वतीय क्षेत्र, ये ध्यान रखना। अरे भैया यहीं पे सब पढ़ा दूं क्या? यहीं पे पढ़ा रहा हूं, देखो आप। विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र हो गया। ये वाला क्षेत्र जो आप लिख रहे हो, ये वाला नर्मदा घाटी हो गया। नर्मदा घाटी। कौन सा घाटी? नर्मदा घाटी वाला। अब ये लास्ट वाला जो बजिया बीच में है ना, ये काले कलर में लिख दूं, ये मालवा का पठार है। ये क्या है? मालवा का पठार। इतना सब समझते हो? मतलब आपको मैंने ये बता दिया कि मध्य प्रदेश में 4 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। 4 के अलावा 5वां है ना, उसे पकड़ना सबसे पहले और सटाक का मानना। पूछना कर, जब कल पट्टे में पड़ेगी ना, फिर पूछना बता 5वां कौन सा। तू बना के आया, तेरा दादा बना के आया, परदादा बना के आया, या तू फेजल बन गया, दादा का बाप का सबका बदला लिया, इस टाइप से नहीं। 4 क्षेत्र के अलावा 14, 5वां तो ही नहीं, ध्यान रखना। यहीं पे एक कंप्लीट करा दिया, देख लो। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, उत्तरी मैदान में जो जलवायु पाई जाती है वो विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी आपकी? विषम प्रकार की। विषम। अरे यार मार साहब, ये बताओ विषम क्या होता है? सम सुना था, विषम सुना था। सम विषम में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर गर्मी, गर्मी मतलब प्लस लिखूंगा, ठंड मतलब माइनस लिखूंगा। ये नहीं लिखूंगा गर्मी ठंडी, समझ में आ रही? हाँ देखो, यहाँ पर अधिक गर्मी पाई जाती है, अधिक सर्दी पाई जाती है, मतलब दोनों चीजें यहाँ पर अधिक पाई जाती है। यहाँ ठंड भी अधिक हो, सर्दी भी अधिक हो। वहां जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है विषम प्रकार की जलवायु, और इस वाली जलवायु को बोला जाता है महाद्वीपीय जलवायु। ध्यान रखना। अब मैं यहीं पे सभी थोड़ी नहीं बता। मालवा, मालवा में कैसी जलवायु पाई जाती? मालवा में पाई जाती सम प्रकार की जलवायु। सम प्रकार की मतलब यहाँ पर जो प्लस माइनस रहेगा ना, दोनों समान रहेंगे, ना तो ज्यादा ना कम। तो दोनों क्या है? यहाँ पर पाई जाती है सम प्रकार की जलवायु। और मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था चीनी यात्री आया था एक फाइयार। किसके शासनकाल में आया था? वो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, इतना हो गया। नर्मदा घाटी ठीक है, और सतपुड़ा का, बिंद सतपुड़ा का क्षेत्र, इन दोनों में बस ध्यान रखना, इसमें प्लस माइनस दोनों में गर्मी ज्यादा पाई जाएगी, ठंड ज्यादा पाई जाएगी, प्लस गर्मी ज्यादा पाई जाएगी, ठंड ज्यादा पाई जाएगी। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अधिक गर्मी और अधिक ठंड दो चीजों को लेकर चलती। नर्मदा वाले क्षेत्र में देखना, जो प्लस वाली चीज है, मतलब मैं ये प्लस वाला लगा रहा हूं, ये प्लस वाला क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है, मतलब यहाँ पर गर्मी ज्यादा पाई जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए, ये माइनस वाला क्षेत्र मतलब ठंड, यहाँ पर ठंडी क्या पाई जाती है? यहाँ पर ठंडी ज्यादा। आपको याद कैसे रखना है? मैंने इसलिए अलग अलग लिखे, देखो आपके याद करने के लिए। समझो, नर्मदा घाटी क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पाई जाती है, और विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में क्या पाई जाती है? ठंडी ज्यादा पाई जाती है। आपको याद हो गया। बाकी दोनों, यहाँ पर ठंडी साधारण है, यहाँ पर गर्मी साधारण है, तो सब कुछ आपको पता है। आंसर दो। मालवा के पठार में जलवायु विषम प्रकार की पाई जाती है। बकलोल बकवास कर रहा है। हमारे मार साहब ने पढ़ा है कि मालवा के पठार में सम जलवायु पाई जाती है, तो विषम कहां से आ गए? ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, क्योंकि विषम तो ऊपर उत्तरी भारत में पाई जाती, उत्तरी मैदान में पाई जाती। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर का मैदान है सम जलवायु वाला क्षेत्र। देखिए, सम जलवायु वाला क्षेत्र, अरे भैया ये पागल हो गया क्वेश्चन बनाने वाला। देखो, सम जलवायु वाला क्षेत्र, सम जलवायु वाला क्षेत्र मालवा में पाया जाता है भैया, या ये भी गलत है। मतलब इनमें से दोनों ही गलत है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगर ये ऐसा कर देते कि विषम जलवायु उत्तरी के मैदान में कर देते और मालवा के पठार में सम जलवायु कर देते, तो आपके आंसर दोनों सही होते। ये दोनों गलत है, क्या कर सकते? ठीक है,
आई बात समझ में? चलो सुंडी में, सुंडी समझते हो, कोने में। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। निम्नलिखित कथनों में से, अरे ऐसे खड़े हो, आपको मेरा फेस दिखना चाहिए, अच्छा फेस है, दिखना चाहिए, अच्छी बात है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है? मतलब मध्य प्रदेश आपने पढ़ रखा है, जलवायु आपने पढ़ रखी है, तो आप बताइए कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक तापांतर मई माह में पाया होता है, बताओ, मैं अभी पढ़ा चुका हूं। एक घंटा आप लगाएंगे कनपटे के नीचे अगर नहीं बताऊंगा, अभी पढ़ा के आया हूं भैया। अगर आपने वीडियो ही सही से देख रहा है, मैंने बोला है अगर आप मेरी वीडियो सही से देख रहे हैं तो आप आखिरी तक जाते जाते वैसे भी शक्तिमान हो जाओगे, शक्तिमान, वो वाला। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान, ध्यान से पढ़ना, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी पढ़ा गया है। सर्वाधिक तापांतर दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, सर्वाधिक तापांतर दक्षिण क्षेत्र में रहता है, ये भी पढ़ा गया है। ये चंद्रशेखर वेधशाला भोपाल में स्थित है, भोपाल जिले में स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है? मतलब आपके 3 तो गलत होंगे, एक कथन सही होगा। अब सही कथन आप ढूंढो। तुम्हें तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड की कसम सही बताओ, बॉयफ्रेंड की भी कसम। लड़कियों का तो बेचारा सही है, लड़कियां 3-4 रखती है एडवांस में, ये गया कोई बात नहीं, ये आ गया, लेकिन लड़के बेचारे लैला मजनू हो जाते, मजनू हो जाते खास। अरे यार वो तो बहुत उस टाइप है ना। तो बताओ, इधर इधर ध्यान दो, मेरी बातों पर ध्यान मत दो। देखो 30 सेकंड मेरे, हालांकि 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड बाद मेरा टर्न आता है मेरा, ध्यान रखो। देखो भैया ऐसा है, मैं यहां से स्टार्टिंग करता हूं, इसमें से सही, अब मुझे भी पता नहीं कि सही आंसर कौन सा है, मुझे भी पता नहीं। अब ढूंढते हैं, अपन ने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उसके आधार पर हम सही आंसर को ढूंढने की करते हैं कोशिश। चलो भैया, इधर मैं खड़ा हो जाता हूँ, मेरी शक्ल दिखती रहना चाहिए, अच्छी है ना। सर्वाधिक तापांतर मई माह में पाया जाता है। अरे भैया मार्च माह में पड़ा है, मई माह में कैसे सर्वाधिक तापांतर होगा? तो सर्वाधिक तापांतर होगा हमारा मार्च माह में, ये गलत है। चलो ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में मैंने पढ़ाया था औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। हट, दक्षिण से उत्तर जाने की ओर कैसे बढ़ेगा? सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, ताप लेके जा रहा है ना। समझो तुम कोई मसाल लेके जा रहे हो, ऊपर की ओर जा रहे हो, तो भैया जहां ऊपर की ओर जाओगे तो वहां तापमान बढ़ेगा ना, कि मतलब तापमान घटने लग जाएगा। या गर्मी लेके जाओगे तुम, सूर्य मान लो तुम हनुमान जी हो, सूर्य को पकड़ के ले जा रहा है, मुंह में रखने की जगह पकड़ लिया तुम, ऊपर ले जा, पर तापमान बढ़ेगा ना, नीचे तो ऑटोमेटिक घटेगा। तो भैया क्या बोल रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है, चलो ये देख लेंगे। इसके बाद सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दक्षिणी क्षेत्र में होता है। क्या सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दक्षिणी क्षेत्र में होता है आपका? होता है क्या? नहीं भैया, दक्षिणी क्षेत्र में होता है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होगा आपके उस वाले क्षेत्र में जहां पर चट्टाने पाई जाएंगी, सर्वाधिक मतलब उत्तरी क्षेत्र में आपका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होगा, मतलब ये भी गलत है। चंद्रशेखर वेधशाला कहां पर स्थित है? ये तो दुनिया को पता है भैया, इंदौर में। अरे इंदौर वासियों, ये तो पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर में है। आ गई समझ में? ओके, तो बचता है ये वाला। तो ये वाला तो सही है भैया, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, यही तो मैं बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जलवायु क्या है? वापिस आ गया, अब आपको देना है वायुमंडल अल्पकालिक परिवर्तन, वायुमंडल में दीर्घकालिक परिवर्तन, वायुमंडल में वर्षा का न होना, इनमें से कोई नहीं। मैं बता चुका हूं, जल्दी से बताओ। गर्भ जलवायु होती है दीर्घकालीन मौसम परिवर्तन, वो होती है जलवायु। तो जलवायु है दीर्घकालीन मौसम मौसम परिवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितनी वर्षा, कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटती है? मतलब कौन सी ऐसी लाइन है समवर्षा रेखा जो मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटेगी? मतलब ये मान लो मध्य प्रदेश, ये क्या मान लो आपका मध्य प्रदेश,
ये है मध्य प्रदेश। इसको दो भागों में बांट देते, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी वर्षा रेखा है? 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर या है 60 सेंटीमीटर। तो बताइए महानुभाव, मैं आपका कर रहा हूं इंतजार। और नहीं बाली वो बहार है, मेरे जीवन को जिसका इंतजार है, कोई रोक सको तो रोक लो। यही तो है, कोई रोक सको तो रोक लो। हम तो आंसर 60 सेंटीमीटर लगा, क्या लगाएंगे? 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 60 सेंटीमीटर ही मध्य प्रदेश को दो भागों में बांट देती है, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश। बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ब्लैंक। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्र रह जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आपने मानसून सही से पढ़ा है तभी आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो पीटो मत। एग्जाम में भी ऐसा ही करोगे, समझ लो। तुम्हारी स्थिति यहीं से परीक्षण हो रहा है, आप क्या चाहते हो वो यहीं से पता चल जाएगा, मैं कुछ बोलूंगा ही। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है? किस शाखा के कारण? भगवान कसम मैं नहीं बोलता हूं, किस शाखा के कारण? देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा, उत्तरी पूर्वी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, या इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया, कौन सी शाखा के कारण रहता है? मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र किस शाखा के कारण सूखाग्रस्त रहता है? मतलब ऐसी शाखा बताना है आपको। ये मध्य प्रदेश मान लो आपका, ये मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश में आप जान रहे हो कि ये बुंदेलखंड, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड का ना। यही पता नहीं है हमारे साहब, हमें तो बुंदेलखंड कहाँ पे? तुम्हारी क्या कर रहे हो, बोरी बिस्तर बांध। ये वाला क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है ना। अब शाखाएं देखो, ये अगर इंडिया बना लेता हूं, ये मान लो इंडिया, ये कौन सा है? इंडिया है। अरे मान लो ये आपकी कौन सी शाखा है? ये आपकी अरब सागर है, अरब सागर वाली, है ना, यही वाली होगी। ये आपकी बंगाल की खाड़ी वाली होगी। अब बताओ, अरे और क्या करूं आपके लिए, कितनी कितनी सुविधाएं कर दी मैंने, और क्या कर सकते हैं बताओ? तो किस शाखा के लिए होगा? आपने एक नियम सुना होगा, केरेलिसिस बल और फेरल का नियम। फेरल का नियम यह कहता है कि भैया 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर कोई भी पवन चलेगी तो वो अपने दाएं तरफ चलेगी। और फेरल का नियम, अब केरेलिसिस बल के प्रभाव में हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है। अरे पता है मुझे, है ना। केरेलिसिस बल के प्रभाव में हवा हमेशा उच्च वायु दाब से कम वायु दाब की ओर गति करेगी, और फेरल का नियम कहता है हवा हमेशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ चलेगी। तो इसी कारण क्या होता है कि भैया जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो क्या करती है, यहाँ पर अगर इंडिया का ये वाला हिमालय वाला चित्र माना जाए, तो हिमालय में भी कौन सा? दक्षिणी हिमालय वाला, मतलब शिवालिक वाला। कौन सा माना जाए? शिवालिक वाली श्रेणी मानी जाए। तो क्या करती है कि ये मध्य प्रदेश इतना यहीं पे थोड़ी नहीं, मध्य प्रदेश से पहले बहुत सारे राज्य आते हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश आता है। तो यहाँ की जो शाखा जाती है तो वो क्या करती है, दाई तरफ जाएगी, है ना। उत्तरी गोलार्ध में दाई तरफ अपनी हवा पवने चलेंगी, तो वर्षा किस तरफ होगी? दाई तरफ होगी। तो पवने इस टाइप से वर्षा करती, तो ये पवनों का रुख ही इस तरफ हो जाता है। अब बताओ भैया, अगर पवनों का रुख इस तरफ हो गया तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा अगर इधर आती, है ना, दाई तरफ आती, सोचो अगर ये दाई तरफ, मतलब सोचो दाई तरफ आती तो ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र सूखा नहीं रहता। ये आई दाई तरफ, अब दाई तरफ क्या हुआ कि इन्होंने कोर काटना समझते हो, जैसे तुम्हें कोई पसंद करती है और फिर क्या हुआ अचानक से वो तुम्हें देखे ना, इग्नोर करके चले जाए, उसे कहते हैं कोर काटना। कुछ तो समझो। तो ये कर लेते हैं कोर, मतलब इधर इग्नोर कर देती, भैया हम नहीं आ रहा है तेरे पास, तू सूखा ही रहे, मर जा, मर जा, उस टाइप से। तो इस टाइप से ये आती नहीं है, तो ये शाखा धोखा देती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, किसके कारण? फेरल के नियम के कारण। और फेरल का नियम के कारण ही ये होता है कि ये वाला क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र रह जाता है, शिवालिक पहाड़ी की तरफ शाखाएं मुड़ जाती है। धन्यवाद, समझ में आ गई। तो कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा। और कुछ?
ने पूरी तो बता दी, अब क्या बचा है जीवन में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होती है? भैया अधिक कब प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कि झोला भर लो, कि झोला भर के आ गई मार साहब, अगली बार ट्राली भर के आ गई, अगली बार ट्रैक्टर भर के आ गई। अरे ट्रैक्टर में ट्राली लगती है, कुछ भी समझ लो, बोरा भर के लिया है तुम, बड़ा बड़ा ट्राला भर लिया, ऐसा नहीं है ना। कब प्राप्त होती है ज्यादा, ज्यादा का मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पर, मतलब ज्यादा आपका गर्मी कब लगती है आपके मूडे पर, जो तापमान गिरता है वो कब पड़ता है, वो चीजें पूछ रहे हैं। 22 मार्च, 21 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। अगर आपको ये पता है कि सूर्य कैसे कैसे उत्तरायण दक्षिणायन होता रहता है, तो आप सब कुछ आंसर दे सकते हैं भैया। देखो भैया, ये होती है 0 डिग्री, जिसे बोला जाता है इक्वेटर, मतलब भूमध्य सागर। अरे भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा बोला जाता है। ठीक है, ये वाली चित्र भूमध्य रेखा, ये 23 सही 1/2, 23 सही 1/2 डिग्री, ये 23 है। इसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और 23 सही 1/2 दक्षिणी गोलार्ध में ये बोला जाता है मकर रेखा। क्या बोला जाता है? मकर रेखा बोला जाता है। देखो भैया, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं बिना किसी बकवास के, है ना। अगर आप सुनना चाहें तो आपके लिए आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। देखो 21 जून को यहाँ पर सूर्य आता है, 21 जून, 22 दिसंबर को दक्षिणी वाले क्षेत्र में रहता है, लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर, कब? 21 मार्च और आपका 23 सितंबर, अगर ये ले ली जाए दो चीजें, तो सूर्य कहां पर रहेगा? इन दोनों के बीच में, मतलब भूमध्य रेखा पर सूर्य साल में 2 बार रहता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, बताओ मध्य प्रदेश में सूर्य कब 2 बार, मतलब कब सूर्य 2 बार, मध्य प्रदेश का नहीं, ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ सूर्य कब 2 बार एक ही रेखा पर उतना तापमान समान रखता है, या एक ही रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य कब 2 बार आता है। तो ये डेट भी बता दी, सब कुछ बता दिया। अब पूछ रहा है मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक कब प्राप्त होगी। भैया अगर देखो यहाँ पे बहुत लॉजिकल चीज है, अगर आपको मध्य प्रदेश की लोकेशन पता है, उत्तरी 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट तक, अगर आपको ये अक्षांश पता है, अब बताओ 21 डिग्री 6 मिनट, मतलब आपको ये 0 डिग्री हुई, ये 23 डिग्री, मतलब यहां से मध्य प्रदेश कहीं स्टार्ट होगा, और यहाँ से 26 डिग्री 23 मिनट, मतलब यहाँ तक ऊपर जाएगा। मतलब कौन सी रेखा आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर? तो आपको मिल रही है कर्क रेखा, और जिस पर सूर्य आता है 21 जून को। समझ में आ रही? अरे पूरा घी लग गया, और क्या चाहिए, इतना ही समझा सकते हैं ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ रही? लेकिन आपको समझ में चीजें आ रही होंगी, आई होप। अगर नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, अरे हमारे साथ पढ़ाना नहीं आता, क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो, इस टाइप से कमेंट किया था, अच्छा लगेगा ना। आता है तो बता दो, हाँ ठीक है चल रहा है। मध्य प्रदेश में कटियावाड़ा पचमढ़ी अमरकंटक के किस अंतर गैप से वर्षा प्राप्त करता है? देखो कटियावाड़ा, कटियावाड़ा समझते हो, पचमढ़ी अमरकंटक, ये सबसे पहले तो आपको ये जगह पूछ लेंगे, कटियावाड़ा कहां पर है, पंचमढ़ी कहां पर है, अमरकंटक कहां पर है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। और फिर पूछा जाएगा ताप्ती घाटी गेप से, रौता घाटी गेप से, या फिर उपरोक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। बताओ ये जल्दी से बताओ। देखो अगर कटियावाड़ा की बात की जाए तो ये पड़ता है अलीराजपुर में, पचमढ़ी आपके होशंगाबाद में पड़ती है, जहां पर होती है सर्वाधिक वर्षा। अमरकंटक आप सब जानते हो, मेघदूत एसी के ऊपर लिखी है कालिदास ने, है ना। यहाँ पर यक्ष जो है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेकरार है ना, कहो ना प्यार है, उस टाइप का डायलॉग भेजता है, दिल बेकरार है, कहो ना प्यार है, वो वाला। बताओ अब कौन सा गैप इसे फुलफिल करेगा, वर्षा प्राप्त करते हैं, ये वाला क्षेत्र। तो भैया अगर ये वाला क्षेत्र आप पता है, दोनों की लोकेशन पता है, तो आप दोनों लगाओगे कि मार्क्स दोनों से, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी भी दक्षिण से अमरकंटक से निकलती है, उसके नीचे बैतूल से ताप्ती नदी निकलती है, और दोनों ये कहीं ना कहीं ये वाले क्षेत्र अमरकंटक हुए, पचमढ़ी हुई, और कटिया अलीराजपुर कटियावाड़ा हुआ, ये उसी गेप में पाए जाते हैं, इसलिए उससे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाईयान ने किस जलवायु क्षेत्र को सबसे जलवायु क्षेत्र कहा है? मैंने चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं कि भैया ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपका दिक्कत है ना। तो कौन सा है?
पाइयान के बारे में आप सभी को पता है, मालवा मालवा का पठार है, नर्मदा घाटी है, सतपुड़ा विंध्याचल है, उत्तर का मैदान है। तो कौन सा क्षेत्र है बताओ जल्दी से। देखो भैया, मैं आपको बता चुका हूं कि मालवा जो आपका जलवायु क्षेत्र है, 4 क्षेत्रों में मैं बांट चुका हूं, है ना। उसमें से आपका ये वाला मालवा का पठार है, यहाँ पर समजलवायु पाई जाती है। अगर समजलवायु पाई जाएगी तो लोगों को ना ज्यादा गर्मी लगेगी ना ज्यादा ठंड लगेगी। तो यहाँ पर काम भी ज्यादा होता है, फैक्ट्रियां भी ज्यादा है, मजदूर भी ज्यादा है, एजुकेशन भी ज्यादा है। सब चीज मालवा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ जलवायु अच्छी है। समझो, तुम गर्मी में भी इतनी गर्मी महसूस नहीं करते, ठंड में भी इतनी ठंडक महसूस नहीं करते, तो इंसान क्या करेगा? काम अच्छे से करेगा। अब सोचो तुम्हारे पास ठंड ज्यादा लग रही है ना, इतनी भयंकर ठंड पड़ रही, तो तुम रजाई से ना निकलो। समझो, तुम रजाई में ही दो के रहोगे, नहीं तो रजाई लेके मैं आता तो रजाई लेके ही पड़ा रहा हूँ, अरे भैया पढ़ लो ये वो, ठंड के मारे आवाज नहीं निकलती, गर्मी इतनी के पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, फिर कैसे एसी डाउन हो रही, लाइट चली जाए उसी समय तो भी काम नहीं हो पाएगा। तो सम जलवायु में इंसान काम करेगा। इसलिए जो चीनी यात्री था फाई यान किसके समय आया था ये तो आप बता दो। उसने क्या कहा था कि मालवा की जलवायु ही सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, क्योंकि वहां की उत्तरी भारत में विषम जलवायु पाई जाती है, इस वाले नर्मदा में गर्मी अधिक पाई जाती है, और सतपुड़ा और ये विंध्याचल वाले में ठंड अधिक पाई जाती है। तो दिक्कत है ना हर वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में अच्छी है, तो यहाँ पर सब चीजें बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विषम जलवायु पाई जाती है। देखो, क्वेश्चन रिपीट होंगे क्योंकि एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ही समझा के आया हूं, इसलिए समझा के आया हूं ताकि आप आंसर दे। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अभी करो, अभी पढ़ो, अभी तैयारी हो जाएगी। दो आंसर, जय बोले की बम लगाओ। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, उत्तर का मैदान, नर्मदा घाटी। देखो, मालवा के पठार में आप सभी को पता है क्या पाया जाता है? मालवा के पठार में पाई जाती है सम जलवायु, है ना। बुंदेलखंड का पठार हो गया, यही वाला क्षेत्र आ जाता है उसमें। नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाया जाता है भैया गर्मी अधिक पाई जाती है, यहाँ पर गर्मी, लेकिन विषम जलवायु जो पाई जाती है वो पाई जाती है उत्तरी मैदान में, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, बात का बिल्कुल समझ में नहीं आया कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती कैसी है। हमने तो देखा ही नहीं है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्या हो। देखो भैया, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु से है कि भू अवस्थित, अरे भैया तुम हिंदी में नहीं समझो, लैंड लॉक एरिया, मतलब चारों तरफ जहां पर भूमि भूमि हो, उस वाले क्षेत्र को महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आई? मध्य प्रदेश को उत्तरी वाला जो क्षेत्र है उसे इसी के अंतर्गत रखा गया है। इस क्षेत्र की विशेषता होती है विषम प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठंड भी लपक है, गर्मी भी लपक है। हाय हाय मेरा बुरा हाल है बुरा। समझ रहे हो? समझ जाया करो यार, और क्या चाहिए। खाना नहीं खाया, चिल्ला रहा हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। अमरकंटक क्षेत्र किस जलवायु के अंतर्गत आता है? देखो, अमरकंटक क्षेत्र किस जलवायु के अंतर्गत आता है? अगर आपने मेरा मैप ध्यान से देखा होगा और पढ़ा होगा तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि अमरकंटक क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मालवा, विंध्याचल, उत्तरी मैदान या नर्मदा घाटी क्षेत्र। 30 सेकंड आपके पास है, और इतना भी बता दूं, अमरकंटक यहाँ पर पाया जाता है। ये है अमरकंटक। अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी, जोइला नदी, सोन नदी, मतलब 3 नदियों को उद्गम स्थल अमरकंटक। ये वही है, दिल बेकरार है, कहो ना प्यार है, वो वाली चीज है। यहीं से यक्षिणी को भेज रहा है प्रेम पत्र। कैसे हो लिखना, मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसे हो लिखना। समझ रहे हो? मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसे हो लिखना। अरे भैया उसके भी हाल बुरे ही होंगे। अरे लड़कियां है, कोई बुरे नहीं होते। इधर लिखेंगे बहुत बुरा है, ये है वो है, जी रहा है मर रहा है, लेकिन इधर से ठीक है दूसरा मिल गया। बिलीव नहीं, डोंट ट्रस्ट कर, नेवर ट्रस्ट कर, है ना। तो ये होता आपका सतपड़ा और विंध्याचल। तो अमरकंटक यही वाला क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र में मैंने बताया ये वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 5, 6, 4, 6। 3, 5, 4, 6। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया गया है? मैं बार बार बता रहा हूं, और क्या बता रहा हूं भैया यार।
मध्य प्रदेश बना रहा हूँ बार बार, है ना, पहले भी बता चुका हूँ, और कितनी बार मैं आपको बताऊं, नहीं मानो तो ये देख लो आप। कितने भागों में बताया मैंने? 4 भागों में ही बताया ना। कौन कौन से बताए हैं? उत्तरी मैदान, मालवा वाला, नर्मदा घाटी वाला और बिंद सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। 4 भाग बताए ना, ज्यादा नहीं बताए ना। तो लगाओ ना आंसर, रोका किसने? हाथ थोड़ी ना पकड़ लिए मैंने। ऐसे तो शर्मा रहे हो, ऐसे नहीं दो लेनो। बताओ कितने क्षेत्र है? एक ये हो गया हमारे साहब, एक जो हो गया हमारे साहब, और एक ये हो गया हमारे साहब, एक ये हो गया हमारे साथ, ये वाला। तो हो गए कितने? 4 क्षेत्र। तो हम लगाएंगे 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लकर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती है? जलवायु विविधता के आधार पर मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? आपको मालूम होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। कितनी ऋतुएं पाई जाती है ना? 4 5 6 भी हट गए, है ना? 4 5 6 और 8 कितनी पाई जाती हैं? 4 5 6 8 कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं जलवायु के आधार पर? मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 4 5 6 बी में लिख लो यार, 3 लिख लो, है ना? 3 4 5 6 अच्छा रहेगा, मतलब क्रम से थोड़ा। अरे क्रम समझो, क्रम, क्रम जरूरी है। देखो भैया, ऐसा है, फिर नहीं कभी जैसा है। देखो भैया, क्या करूं मैं आपका जनाबे अली। मतलब ये क्यों बनाने लग जाते हो? अरे भैया मैं क्या बताऊं आपको, इसके बिना नहीं चलेगा आपका काम ना। ये आपको समझते हो, ये समझ रहे हो। ये 21 जून है आपका, है ना? ये आपका कितना, 21 मार्च, 23 सितंबर, ये आपका 22 दिसंबर, है ना? जो आपकी 3 ऋतुएं पाई जाती है, आपका वो पाया जाता है आपकी 3 ऋतुएं। वो कौन कौन सी पाई जाती है आपकी? एक पाई जाएगी कौन सी? चौमासा, मतलब वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आपकी प्रारंभ होती है आपकी, ये मार्च है, अप्रैल मई जून जुलाई, है ना? दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब यहां से स्टार्टिंग करूंगा। जून के बाद आपकी कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु। जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना? कहीं ना कहीं अक्टूबर तक चलती। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक आपकी जो, अक्टूबर दिसंबर मतलब पहले कौन सी ऋतु प्रारंभ हो जाती है? वर्षा। फिर आपकी यहां से चलती है, मार्च तक आ जाती है कहीं ना कहीं, कौन सी आपकी आ जाती है? कौन सी? ग्रीष्म, है ना? और फिर ये दिसंबर के बाद, सॉरी, ये वाली कौन सी आ जाती है आपकी? शरद, मतलब आपकी शीत ऋतु। और ये आ जाती है आपकी ग्रीष्म ऋतु, ये वाले लाइन। ये सर्कल चलता रहता है, आगे समझ लेना। तो 3 ऋतुएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, यूनाला चौमासा सियाला क्या है? अरे यूनाला चौमासा सियाला क्या है? क्या है? मध्य प्रदेश की नदियों के नाम, मध्य प्रदेश में तालाबों के नाम, मध्य प्रदेश में झरनों के नाम, मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम। क्या है भैया? यूनाला सिनाला सीनाला सीनाला चंपारण भरतूरा, क्या है बताओ जल्दी से। यूनाला, उनाला, सियाला स्यारा। उनाला मतलब उनारा, हमारे इधर उनारा बोलते हैं। सियाला मतलब श्यारा। चौमा, चौमासा मतलब चौमासा, चौमासा ही बोलते हैं यार। अरे भैया यार, सकल के अंदो, ये है मध्य प्रदेश में स्थानीय ऋतुओं के नाम में जो अभी बता रहा था। और क्या बता रहा हूँ? यही तो बता रहा हूँ। यूनाला मतलब ग्रीष्म ऋतु, ये क्या है? ग्रीष्म ऋतु। चौमासा मतलब वर्षा ऋतु, है ना? और सियाला मतलब शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती है? भारतीय परंपरा के अनुसार है ये क्वेश्चन। भारतीय परंपरा के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? 4 3 6 5, बताओ जल्दी जल्दी बताओ यार, और कितना टाइम लोगे? अभी तो बहुत क्वेश्चन है यार, ऐसे होंगे कभी। देखो भैया, देखो ऐसा है, आप 3 ऋतु तो लिख ही लो, कौन कौन सी?
आपकी वर्षा हो गई, वर्षा के बाद आपका शीत आ गई, शीत के बाद आपकी ग्रीष्म आ गई। ये 3 ऋतु तो आपको ध्यान में ही रखना है। बाकी ऋतुएं मैं बता रहा हूं और आप आंसर देते हैं ना। मतलब कुल मिला के आपकी 6 होती है। बसंत के बाद वर्षा आएगी, वर्षा के बाद शीत, शीत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर। मैंने 6 ऋतु क्रम से लिख दी, तो याद कर लेना। ये 6 ऋतु ये पाई जाती है परंपरा के अनुसार, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये हो चुका है प्रस्तुत। बताओ, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं? भारतीय परंपरा के अनुसार पूछ चुके हैं, अब मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ध्यान रखो। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 4, 3, 6, 5। बताओ, देखो 3 तो आने ही आना है, कुछ भी कर लो तुम, मौसम वैज्ञानिक लिख लो या कुछ लिख लो, है ना। वर्षा, हेल्प कर देता हूं, वर्षा, शीत, ग्रीष्म। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी ऋतु है? 3 तो मैंने लिखी थी। अरे भैया, आपकी एक और जो एक और ऋतु पाई जाएगी वो आपकी पाई जाएगी शरद। शरद ऋतु। तो कितनी ऋतु हो गई आपकी? 4 ऋतु। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है स्क्रीन पर। इनमें से क्या वर्षा से संबंधित नहीं है? इनमें से क्या वर्षा से संबंधित नहीं है? इसी के बारे में अतिवृष्टि, खंडवृष्टि, अनावृष्टि या समवृष्टि, इनमें से क्या वर्षा से संबंधित नहीं है? अतिवृष्टि, खंडवृष्टि, अनावृष्टि या समवृष्टि, क्या वर्षा से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। तो जल्दी बताओ। जो वर्षा की मतलब कोई भी जो उसकी कम रहती है उसे डिफाइन नहीं करता हो, ऐसी कौन सी बात है? अरे कोई तो बात है, बिन बात पे ना बात हो, कोई तो बात। बताओ कौन सी बात कि बता ही ना जा सकने वाली कोई बात है? शर्माओ मत, बता दो। बताओ जल्दी से कौन सी बात है। देखो भैया, अतिवृष्टि, खंडवृष्टि, इन सबसे देख 24 घंटे में 30 सेंटी 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा। 24 घंटे में मतलब एक दिन में मान लो 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा हो रही। कितनी? 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा हो रही, तो आपकी क्या होती है? अतिवृष्टि हो रही, है ना। अनावृष्टि क्या हो रही? अरे भैया वर्षा ही नहीं हो रही, सूखा आ गया। अनावृष्टि मतलब बहुत कम बात, कम वर्षा, कम वर्षा मतलब इतनी कम वर्षा कि सूखा वाला क्षेत्र है। सूखा वाला क्षेत्र बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। इस टाइप की जो वर्षा होती है उसे बोला जाता है अनावृष्टि। खंडवृष्टि मतलब ऐसा मान लो कि नहीं बरस रहा है, नहीं बरस रहा है, नहीं बरस रहा, और फिर वर्षा तो ऐसा वर्षा बरस ही रहा है। समझ रहे हो? मतलब ऐसा कि नहीं वर्षा, नहीं वर्षा मन ही नहीं है काम करने का, बरसने का मन ही नहीं, नहीं वर्षा। समझ रहे हो? और फिर वर्षा तो ऐसा वर्षा कि यहाँ पर बाढ़ आ गई, नदियां चल गई। जैसे आपने कोसी नदी का प्रवाह देखा होगा। कोसी नदी में क्या हुआ? अचानक बाढ़ आ जाती है। अचानक बाढ़ आने का रीजन क्या है? भैया जब तक वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, चल रहा था। एक दिन अचानक वर्षा हो गई, तेज वर्षा हो गई, तो फिर 100 किलोमीटर के जो ये रेवासी क्षेत्र है जो बनाए गए थे वो बह जाते एक दिन अचानक। क्यों? क्योंकि वहां पर अचानक वर्षा हो जाती। सरस्वती नदी देख लो, अभी बंद थी, अभी चालू हो गई। समझ रहे हो? ये अचानक वर्षा के कारण होता है। तो उससे मतलब इन दोनों के बीच अतिवृष्टि, अनावृष्टि और के बीच की स्थिति खंडवृष्टि होती है। समवृष्टि कुछ होती नहीं। तो कौन सा नहीं है? समवृष्टि। समझ में आई? आई होगी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रस्तुत है। जो भी इसका आंसर देंगे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे चेक में। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, दिवालिया घोषित होने वाली बैंक का चेक। गांधी जी ने किस मिशन को कहा था? ये आपके लिए क्वेश्चन है, बता दो। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब प्रारंभ होती है? कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। मैंने भैया पूरा गोला बताया, ग्लोब बताया, सूर्य बताया, 21 जून बताया, है ना, 22 दिसंबर बताया, 21 मार्च, 23 सितंबर बताया, और मैंने सब बताया।
अगर फिर भी आंसर नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ना। मध्य दिसंबर, मध्य जनवरी, मध्य नवंबर, मध्य अक्टूबर प्रारंभ होती है शीत ऋतु। देखो भैया एक बार और बता देता हूँ, नहीं तो ये बोलोगे मार साहब यार ऐसे बेईमानी मत किया करो, हम अगली बार है ना वो सोना बाबू को देख रहे थे, है ना, सोना बाबू के चक्कर में जीवन बर्बाद कर लोगे, कुछ नहीं बचा। आईआईटी बाबा से सीखो, सब कुछ त्याग के आया, एवरीथिंग छोड़ी आया, गर्लफ्रेंड को छोड़ी आया, माँ बाप को छोड़ी आया, पैसे को छोड़ी आया, अब वो बनना है राजा। राजा समझ रहे हो आईआईटी बाबा, कि वो बोलते हैं कि मैं राजा बनूंगा, राजा ऐसा कि आध्यात्मिक राजा, मतलब दुनिया को कंट्रोल करने वाला, समझ रहे हो। खुद ही को कल की बताते, खुद को ही शिव बताते, क्योंकि आम शिवम शिवम शिवम, समझ रहे हो, इस टाइप से चीजें, तो वही चीज है ना, समझो चीजों को। आप अगर सही पढ़ोगे तो आप जानोगे चीजों को, आप अगर ऐसे वैसे पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं। ये आपकी कर्क है, ये आपकी मकर है। देखो चीजों, एक बार और बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुन लेना, इसके बाद मैं कभी नहीं बताऊंगा। ये 21 जून होता है यहाँ पर, क्या होता है 21 जून, यहाँ पर क्या होगा आपका 22 दिसंबर यहाँ पर होगा, है ना। दूसरी चीज जो बीच वाली क्षेत्र रहेगा वो क्या रहेगा 21 मार्च, ये क्या रहेगा 21 मार्च और 23 सितंबर, समझ रहे हो। अब देखो आपके मजे, हमेशा कोई भी मौसम है 4 महीने का रहता है, कितने महीने का 4 महीने का। जैसे वर्षा ऋतु आई, है ना, जून जुलाई में स्टार्ट हो जाती है ना, जून, जून, है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के एंडिंग तक चलती है, अक्टूबर तक कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो इसमें बोला है शीत ऋतु। देखो भैया शीत ऋतु कैसे प्रारंभ होगी, यहां से देखो, ये कौन सा है, जून के बाद क्या होगी वर्षा ऋतु, सितंबर कहीं ना कहीं अक्टूबर तक, ये ले लो 15 अक्टूबर या अक्टूबर की शुरुआत तक, अक्टूबर से दिसंबर, और दिसंबर के बाद थोड़ा बहुत जनवरी फरवरी तक आपकी क्या चलती है, फरवरी तक ले लो, है ना। फिर क्या चलती है आपकी 3-4 महीने, ये कौन सी चलती है आपकी शीत ऋतु, है ना। और फिर 21 मार्च से, ये मार्च और फरवरी से यहीं से ले लो, आपका क्या चलता है ग्रीष्म ऋतु। समझ रहा, मैंने सूर्य को ही बता दिया कि सूर्य कैसे चक्रण कर रहा है, उसके आधार पर इन सभी ऋतुओं का डिसीजन होता है। तो मैंने ये सभी चीजें आपको समझाई है। अब आप आंसर दो, है ना। अब आंसर आपको ऐसा देना है कि आंसर मुझे भी लगे कि नहीं यार भैया आप पढ़ रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके लिए मेहनत करना अच्छी बात है ना। तो ये आपकी प्रारंभ होगी शीत ऋतु। शीत ऋतु बताओ कब से प्रारंभ होगी, दिसंबर से, नहीं भैया दिसंबर तो एंडिंग चलता है। मध्य जनवरी से, नहीं भैया मध्य नवंबर से नहीं, मध्य अक्टूबर से। कब से प्रारंभ होगी, सितंबर के बाद यहाँ अक्टूबर आता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, थोड़ा नीचे आएगा तो प्रारंभ हो जाती है मध्य अक्टूबर, मतलब 15 अक्टूबर के बाद से, इतने पर ये खत्म हो जाती, समझ रहे हो? अक्टूबर से ये अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर काउंट करते ये चलते रहते हैं। तो 4 कम 4 जाती है 12, 4 4 माह का ये समूह होता है। आप अगर देखेंगे तो 4 4 माह निकाल के आप सभी को याद कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग अपना भी खर्च करें, सारा मैं ही खर्च कर दूंगा तो बताओ फायदा क्या है आपका, लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जो गर्मी में गर्म हवा चलती है उसे किस नाम से जाना जाता है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, चक्रवात, आंधी, लू और या पाला। अरे पाला, बताओ जल्दी से, टाइम, देखो भैया, पाला, पाला मतलब होता है ज्यादा ही तुषार पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। पाला आप सुबह सुबह उठते हो बरसात के टाइम, है ना, आपको सुबह या जो ठंडे ज्यादा पड़ती है तब आपको एक धुंध छा जाती है सामने, और आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 100 मीटर के 50 मीटर के आगे का व्यक्ति आपको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ रहे हो? तो वो होता है पाला। जब जो बुरबुरे से नजर आते हैं, वो इस टाइप के जो सुबह सुबह नजर आता है वो होता है पाला। आंधी, अरे जो तेज आंधी चलती है वो तो आंधी जानती हो। चक्रवात, चक्रवात दो टाइप के होते हैं, पृथ्वी चक्रवात और चक्रवात। चक्रवात होते हैं निम्न वायु दाब के केंद्र, है ना, जो हमेशा वायु हमेशा निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर चल रहे, मतलब ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में चलते वो वाले चक्रवात है ना, ये भी नहीं हो। लेकिन लू, क्या बोला जाता है, लू, भारत में जो चलने वाली स्थानीय पवनों को लू बोला जाता है, जो आपकी बॉडी से टच कर रहेगी जब लू, लू आप गाँव में जाओगे तब पता चलता है, लू चल रही बेटा बाहर मत जाओ,
लू लग जाएगी, समझ रहे हो? फिर लू लगने के बाद वो आपके पैरों में मेहंदी लगाई जाती है ताकि आपकी गर्मी मेहंदी खींचे ले, इसलिए मेहंदी लगाई जाती है पैरों में, रीजन है हर चीज, है ना? आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप जब लू में बाहर निकलते हो आपके गाल तप जाते हैं, फिर चाहता निकल के धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंगी काला न पड़ जाए, हैं? काला ही पड़ेगा मेकअप लेके चलोगे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता है क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? मैं बता चुका हूँ गंजवा, सूरत, ग्वालियर, गुना, बालाघाट। जल्दी से आंसर दो। ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 30 सेकंड भी टाइम नहीं दूंगा, 10 सेकंड टाइम दूंगा। आप सभी को पता है सर्वाधिक तापमान जो अंकित किया गया है वो किया गया है गंज बसोदा विदिशा में, और सबसे कम शिवपुरी में, सबसे कम शिवपुरी में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? बताओ भैया। मतलब मानसून बारिश हो रही है और फिर भी कम बारिश हो रही है, वर्षा हर जगह, लेकिन अपना घर छोड़ गया। वो दमनिहार क्या था, अपने महबूब को ही छोड़ गया, इस टाइप से। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी पश्चिमी। बताओ, उत्तर पूर्व, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। अब बुंदेलखंड की लोकेशन आपको पता है तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये वाला मैप आता है, खुदा कसम आप कोई भी जंग जीत जाओगे। ये वाला मैप आप अगर देखो, सबसे कम जो वर्षा प्राप्त हो रही है आपको कहां से प्राप्त होगी? निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा, कौन से मानसून के दौरान मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? मानसून के बारे में बात कर रहे हैं हम, है ना? मानसून दो टाइप के, एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक आता है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये एक मानसून हो गया जो मेन मानसून। एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून, जो सितंबर अक्टूबर के समय आता है जब हवाएं लौट कर चलती है ना? कभी कभार ठंडों में जो वर्षा हो जाती है अपने इधर तो नहीं होती, लेकिन अगर ये मैप बनाऊं मैं इंडिया का, तो इस वाले पूर्वी घाट में जो, सॉरी ये पूर्वी रहेगा ना, हाँ, पूर्वी घाट वाले इलाके में वर्षा हो जाती है, तमिलनाडु उड़ीसा वाले क्षेत्र में छिटपुट मात्रा में, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मतलब लौटते हुए मानसून से वो इधर से लौटता है जब वर्षा जाती है ना? वर्षा की दिशा ये रहती है, उसे बोलते हैं उत्तर है, उत्तर उत्तर से आ रही है और पूर्व की तरफ आ रही है, उत्तर पूर्वी मानसून। तो कौन से क्षेत्र से वर्षा होती है कम वर्षा? उत्तर पूर्वी जो मानसून रहता है उससे कम वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि ये वर्षा वहां तक आते आते यहाँ तक, तो मतलब जैसे आप पानी लेके आओ, है ना? आप जो सुहाती रहती है, रुमाल ले लो, पानी में भिगो, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आपके घर तक, घर की दूरी 100 मीटर मान लो, आपके घर तक जाते तो जाते थोड़ा बहुत गीला बचेगा, बचेगा तो, है ना? वही वर्षा मध्य प्रदेश को प्राप्त होती है। तो उधर से आते आते वर्षा ही खत्म हो जाती है, पहले वर्षा कम लेके आते, है ना? ठंड के मौसम में वर्षा आर्द्र हवाएं रहती, क्या वर्षा लेगी, है ना? वो चीजें होती है। अच्छे से कभी मानसून पढ़ेंगे तो समझाएंगे सब चीजें, कैसे मानसून उत्पत्ति होती है, कैसे आ रहा है, कैसे कम वर्षा, कैसे ज्यादा, समझ में? मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? अगला क्वेश्चन, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में। अब देखो भैया, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। अगर आपको मानसून की नॉलेज है तभी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर मैं इंडिया का मैप ये बना लूं, अरे ये वाला बना ले, देखो भैया, ये वाला इंडिया का मैप है, ये आपका प्यारा है मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश महान, है ना? ये वाला मध्य प्रदेश। अब बताओ किस भाग में वर्षा होगी? ये आपका बंगाल का खाड़ी है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर शाखा है ना? इस वाली शाखा में आपकी कौन सी, ये अरावली आ जाती है। कौन सी आ जाती है? अरावली। ये वाली ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये वाली नीची पर्वत श्रृंखला है ना? तो कहीं ना कहीं ये वाली शाखा जाती है तो अपने रुक जाती है, तो यहाँ नहीं जाती है। दूसरी बात, यहाँ तक आप आती है तो अपने पास से अरावली श्रेणी, इससे हट जाती है तो वैसे भी सुंदर। तो आपसे पूछा है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो इस वाले क्षेत्र में जो वर्षाएं होती है वो तो वैसे भी कम होगी, लेकिन बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से आ रही है वर्षा, आप देखो इस वाली खाड़ी शाखा, तो इससे मतलब ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसके मुकाबले ज्यादा होंगी, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में तो ज्यादा होंगी, फिर इससे जाते जाते हटती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो आपका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पूर्वी भाग। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। आई होप आप समझ में आया होगा। अरे आ गया होगा, और क्या चाहिए, जान लोगे क्या? अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? ये सरल सा रद्दी पिद्दी क्वेश्चन। 50 50 से 75 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 100, 150 सेंटीमीटर, 150 से 125 सेंटीमीटर, तो कितनी होती है?
अरे यार बोतल लेकर मत सो, सोचो, रोक दिया गया, मुझे पानी भी नहीं मिल रहा, बोतल ले गया। बताओ, आप प्यास भी लग रही, भूख भी लग रही, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप कहे, बताओ जल्दी। अरे भैया यार, औसत वर्षा कितनी, मतलब सबसे कम वर्षा होती है, फिर औसत वर्षा, सबसे कम वर्षा, समझ रहे हो, अधिकतम वर्षा, दोनों के बीच की जो वर्षा वो कितनी है, वो है आपकी 100 से 125 सेंटीमीटर औसत निकला जाए। क्योंकि आपके ये वाले क्षेत्र में अगर आपको देखा जाए, औसत वर्षा मतलब इस वाले क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, इस वाले क्षेत्र में कम वर्षा होती है ना। इसमें 200-250 सेंटीमीटर तक चल जाती है, इसमें 50 से 60 सेंटीमीटर, दोनों का मिलाया जाए तो 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी बीच वाले क्षेत्र में, औसत वर्षा अगर मध्य प्रदेश से निकाला जाए। तो अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यह अच्छा क्वेश्चन, ठंडी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, गर्म और शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। देखो भैया, मानसून में आप आंसर दें, मैं 30 सेकंड का समय आपको देता हूं, है ना। कल से आए ना, रोटी लेके आना है, मुझे दे देना। अरे डाल दिया करो कमेंट बॉक्स में, लो मार साहब रोटी, समझ रहे हो, चटनी ले गया। देखो भैया, अगर आपसे बात की जाए तो देखो, ठीक है, दो डायग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगता है भैया, बहुत बहुत ज्यादा। ये वाला क्षेत्र देखोगे मध्य प्रदेश का, ये वाला, तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो आपके मध्य प्रदेश के आसपास आप देखते हो कि सभी भूमि है, मतलब भू लोकेट एरिया है अपना मध्य प्रदेश, ध्यान रखना, पूरा का पूरा भूमूल 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 लोकेट लोकेट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सागर नहीं पाया जाता। जैसे तमिलनाडु लोगे, केरल लोगे, तो उसके कहीं ना कहीं कुछ चीजें पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। और यहाँ से बीच में गुजरती कर्क रेखा, तो मध्य प्रदेश में साधारणता ये कर्क रेखा के कारण मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। कौन सी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और एक आपको मिलेगा लैंग लोकेट के कारण महाद्वीपीय जलवायु। कौन सी? महाद्वीपीय जलवायु, लैंग लो होने के कारण दो प्रकार की जलवायु मिलती है आपको मध्य प्रदेश में, उष्ण कटिबंधीय जलवायु और महाद्वीपीय जलवायु। जो मेनली जलवायु आपकी मिलती है वो मिलती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है, बहुत सड़ा क्वेश्चन, रिद्धि क्वेश्चन बताओ। सिवनी, सांची, विदिशा, उज्जैन, जंतर मंतर वेधशाला कहां पर स्थित है? तो अगर आप बता देंगे तो आप अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, है ना। जो जयपुर के राजा 719 में, है ना, दिल्ली में बनवाई थी भैया सवाई जय सिंह ने, 5 जंतर मंतर जैसे, 1719 ईस्वी में जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह। इन्होंने जगह जगह दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, है ना, मथुरा, नाम जयपुर, है ना, ये इस टाइप से 5 जगह इन्होंने जंतर मंतर वेधशाला बनवाई थी। इस समय जो मुगल बादशाह था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह। अरे भैया, आपके दिमाग में आई होगी हमेशा कि ये बताओ मार साहब कि ये तो कभी शासक रहा नहीं, है ना, मतलब जयपुर का था, फिर मालवा में कैसे इसने इस क्षेत्र में वेधशाला बनवा दी, जंतर मंतर वेधशाला? भैया ऐसा हुआ कि ये बादशाह था उस समय, तो ये यहाँ का राजपाल था, राजपाल समझते हो, गवर्नर जनरल, उस टाइप से मालवा का राजपाल नियुक्त कर दिया। इसके दिमाग में चली कि एक एक वो बनवाई जाए जंतर मंतर वेधशाला, जो वैदिक घड़ी आप देखते हो उसी का रूप है, ध्यान रखना। वो बनवाई थी आपकी उज्जैन में, ठीक है, जयपुर के राजा थे, उज्जैन में बनवाई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया? मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने करवाया? बताओ भैया, राजा भोजनाथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने, शिवाजी राव सिंधिया ने, सवाई राजा जय सिंह ने? मैं अभी बता चुका हूं, जल्दी से बताओ, टाइम मत लो, टाइम मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ, सवाई राजा जय सिंह ने। अरे अभी बता चुका हूं भाई। मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है, मतलब मध्य प्रदेश में द्वितीय एक बार और गर्मी पड़ती, सितंबर अक्टूबर माह में, जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी में, इनमें से कोई? जल्दी से बताओ। एक तो जो गर्मी में गर्मी पड़ती, लेकिन एक एक गर्मी भी और पड़ती है ठंडों के टाइम पड़ती, मतलब थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है उस समय, उसके बाद फिर लपक के ठंड पड़ती है, ध्यान रखना, लपक के समझते हो, मतलब बहुत ज्यादा, समझ लो। तो वो पड़ती है आपकी सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में बांटा गया है, तो बताओ।
9, 7, 13, 11। अब मैं बताना तो चाह रहा हूं तो, है ना, मध्य प्रदेश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्र, लेकिन क्या है कि भैया अलग अलग क्षेत्र। मध्य प्रदेश में लगभग 11 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने? 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। अगर सभी के नाम लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखो भैया, अगर सबसे मेन बात क्यों, ये वाला क्षेत्र जो है वो वाला ग्रिड वाला है। कौन सा? ग्रिड वाला क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 11 पाए जाते हैं, ध्यान रख लेना। ग्रिड वाला हो गया। ये दूसरा पाया जाता है आपका, ये मालवा वाला हो गया, है ना, मालवा वाला हो गया। इधर झाबुआ और आपका कौन सा हो जाएगा? झाबुआ का पहाड़ी मैदानी क्षेत्र, इधर झाबुआ वाला हो जाएगा। इस टाइप से करके मध्य प्रदेश में 11 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर आप इधर वाले क्षेत्र में देखोगे, छत्तीसगढ़ उत्तरी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का ये मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, है ना। मैं बोल के बता देता हूँ, है ना। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र, कैमूर पठार का सतपुड़ा और पहाड़ी क्षेत्र, विंध्य पर्वत क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, निमाड़, सतपुड़ा, ये वाले क्षेत्र, तो कुल मिला के आपके 11 जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो इतने सारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर और शिवपुरी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ग्रिड, निमाड़, मालवा, छत्तीसगढ़ का मैदान। अब ये अगर अपन लोकेशन इनकी देखें, देखो भैया, लोकेशन अगर देखें तो ग्रिड वाला कहां पर पाया जाएगा? ये ग्रिड वाला हो गया, है ना। निमाड़ वाला ये वाला क्षेत्र, ये निमाड़ वाला हो गया। मालवा वाला ये वाला मालवा तीसरे नंबर पर हो गया। छत्तीसगढ़ का मैदान, है ना, ये चौथा हो गया। तो कहां पर पाया जाएगा? ग्वालियर और शिवपुरी। तो आप सब आप आंसर दे सकते हैं, ग्वालियर और शिवपुरी पाया जाएगा आपके ग्रिड ग्रिड वाले क्षेत्र में। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, बालाघाट जिला किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है? सब देखो, किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है? छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र में आएगा ना, पहाड़ी क्षेत्र में तो आएगा नहीं, उत्तरी क्षेत्र में तो आएगा नहीं। तो कौन से क्षेत्र में आएगा आपका? छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में। समझ में आ रही? सतपुड़ा क्षेत्र वाला है ही नहीं, निमाड़ वाला है ही नहीं, कैमूर है वाला है ही नहीं। समझ में आ रही? नीचे वाले में आएगा। अगला क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र के विकसित होने के क्या कारण है? मालवा क्षेत्र का भैया जो अधिकतर विकास, में बता चुका हूँ क्या कारण है। अब तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जलवायु, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक शहरीकरण, चंबल और क्षिप्रा नदी का उद्गम। बताओ भैया, नदी उद्गम से जल कैसे मालवा क्षेत्र का विकसित? भैया मैं बता चुका हूँ, अगर आपको ऐसी जलवायु मिल रही है जहां आप तो मतलब ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी, समझ में आ रही है, वहां आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे उत्तरी क्षेत्र में जाओगे, आप ध्रुव वाले क्षेत्र में चल जाओ, वहां निवास करो, ठंडी ठंड है, तो वहां के लोग कम काम कर पाते, इतनी नहीं है वहां पर, क्योंकि ठंडी ज्यादा लगती है। गर्मी वाले क्षेत्र में आप ज्यादा गर्मी में आप ज्यादा कम कर लोगे, नहीं करोगे, ऐसे चाहिए पसीना पूछते रहो, ठंडी में ऐसे करके रहो, हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हो, कुछ चाहिए तो मैं ठंड भगाने के लिए, है ना। तो भैया जलवायु सही होना चाहिए। सम जलवायु कहां पर पाई जाती? मालवा वाले क्षेत्र में, जो फाइयान ने बोला है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहां पर स्थित है? ये आपको मालूम चाहिए, सागर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहां पर स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी क्या कि आपको पूरी दिक्कत है। तो भैया आपकी इंदौर वाले क्षेत्र में। कहां पर ऋतु वेधशाला? इंदौर वाले क्षेत्र। मध्य प्रदेश में सूखा ग्रस्त क्षेत्र शामिल है, मालवा, बुंदेलखंड, सतपुड़ा और निमाड़। तो सूखा ग्रस्त क्षेत्र कौन सा शामिल है आपका मध्य प्रदेश में? ये देखो कौन सा शामिल होगा आपका, ये वाला मैं बता चुका हूँ कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आपका क्या नहीं हो रहा है, वर्षा होती है कम। तो वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर दोनों शाखा, जैसे अरब सागर, जो बंगाल की खाड़ी शाखा है और अरब सागर की शाखा, दोनों शाखाएं आती हैं, लेकिन ये यहाँ पर मिल जाती है। इस वाला क्षेत्र में वर्षा हो ही नहीं पाती, ये बच जाता है बेचारा, इसलिए रोता रहता है। इसलिए बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसलिए अलग राज्य मांग, मतलब यहाँ पर बनने की मांग चल रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश के जिले, कुछ मध्य प्रदेश के जिले। मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु को, शीत ऋतु को, या उपरोक्त सभी? बताओ भैया, मैं बता चुका हूँ, है ना। आप सभी को बताइए, चौमासा कहा जाता है वो वर्षा ऋतु को कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, और शीत ऋतु को आपको बोला जाता है श्यारा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। मालवा के पठार में समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बताओ आप कौन सा कथन सही है? पूरे ही कथन सही है, या एक दो सही है, या एक सही है, दो सही है, तीन है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ भाई क्वेश्चन।
रिपीट ही होंगे मैं, क्योंकि जलवायु लगभग खत्म कर चुका हूँ, एक टाइप से रिवीजन टाइप का कर चुका हूँ। अब भैया सभी सही है यार, पूरे ही तो सही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ऋतु भेद साला यहीं पे है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? मानक समान, मानक समय रेखा, कर्क, मकर रेखा, दक्षिण पश्चिमी मानसून और कर्क रेखा। भैया ये देखो, अब बताओ, ये मानक समय रेखा 0 डिग्री को मानक समय रेखा कहा जाता है, और कहाँ मध्य प्रदेश की यहां से स्टार्ट होती है आपकी मध्य प्रदेश, जो आपका स्टार्ट होता है यहां से स्टार्ट होता है 68 डिग्री के आसपास, है ना, यहां से स्टार्ट होता है, तो 0 डिग्री मानक समय रेखा यहाँ तो हम होंगे ही नहीं। ये आप देखो, मकर रेखा आपकी दक्षिण में पाई जाती है, ये मकर रेखा अगर गोला में बनाया जाए, ये आपकी मकर रेखा पाई जाएगी। कर्क रेखा ही ये आपके बीच में जो है, ये वाली जो रेखा कर्क रेखा ही गुजरती है, जो आपको कहां से उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए तैयार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, तापमान में अपरिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं? सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा, बताओ। ये आपको बेसिक क्वेश्चन है यार, पता होना चाहिए, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला कर बता चुका हूं। भैया अगर सूर्य 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो तापमान बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो घटेगा, नीचे जाएगा तो घटेगा, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। देखने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग का यूज करो जो भगवान ने दिया। तापमान में वृद्धि, दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश में जलवायु में क्या परिवर्तन हो? तापमान में कमी आएगी यार, सीधी बात है, नीचे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचार की वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी से उत्तर पूर्व की ओर घटता है। बघेलखंड का पठार औसत वार्षिक 125 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। इनमें से कौन सही है? केवल एक, 1 2 3 बताओ जल्दी से, इनमें से कौन से सही है? कौन सा क्वेश्चन है? मध्य वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर घटता है। देखो भैया, अगर ये मध्य प्रदेश का डायग्राम बना लो, पता है कि मुझे पता नहीं है, ये आंसर ही पता नहीं है ना, समझो। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब कौन सा? ये दक्षिण है और ये आपका पूर्व है। ये दक्षिण ले लो, ये पूर्व है ना, ये वाले दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर घटता है। उत्तर पूर्व मतलब इस वाले इलाके में, उत्तर पूर्व की ओर ऐसे जा रहा है, ये दक्षिण से ऐसे जा रहा है, तो सही बात है भैया, दक्षिण वर्षा का वितरण घटेगा, क्योंकि इधर से इधर जाने पर घटता है। बघेलखंड पठार में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान तक पाया जाता है, सब सही है यार, क्यों दिमाग लगा रहा है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मध्य भारत के पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक होती है ना। नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम हो जाती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ कम हो जाती है। बुंदेलखंड पठार में बेतवा नदी का फव्वा तंत्र विद्यमान है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसूनों से होती है, बताओ जल्दी से। मध्य भारत के पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक है। अरे भैया, मध्य भारत के उत्तरी वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के उत्तरी वाले क्षेत्र में कैसे वर्षा ज्यादा हो जाएगी यार? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से ऊपर जाने पर कैसे वर्षा सर्वाधिक हो जाएगी? यहाँ तो कम होगी ना, तो ये अधिक की जगह अगर कम होता तो ये सही होता। तो इनमें से सत्य यही है, बाकी सब सही है, वर्षा बढ़ती है ना, वहां को उद्गम होता है, और सभी चीजें दोनों शाखाओं से वर्षा कम होती है। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस तरह से फसल के लिए लाभदायक है? पश्चिमी, है ना, जायद की फसल, खरीफ फसल, रबी फसल। अब बताओ ठंडों में कौन सी फसल बोई जाती है? अगर आपको ये पता नहीं है ठंडों में कौन सी फसल बोई जाती है और उससे क्या क्या कहा जाता है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, क्या कहा जाता है, तो आपको वैसे भी आंसर नहीं लगने वाला, तुक्का भी नहीं लगेगा। तुक्का कैसे लगते हैं जब पता हो तुम्हें? अरे जायद, खरीफ, खरीफ की फसल, रबी की फसल, खरीफ मतलब जो गर्मी वाली फसल हो रही है, जायद मतलब वर्षा वाली फसल, है ना, और रबी फसल मतलब शीत ऋतु वाली फसल। तो शीत ऋतु में जो फसल होती है वो रबी की फसल होती है। अगला क्वेश्चन, वर्षा परिवर्तन परिवर्तनीयता क्या कहलाती है? औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा होना, पहाड़ियों पर अधिक वर्षा को होना, मैदानी क्षेत्रों पर अधिक वर्षा को होना, वर्षा के साथ ओलावृष्टि
होना क्या कहलाती है? वर्षा परिवर्तन। अरे कोई भी चीज परिवर्तन हो रही है, कम ज्यादा होगी ना, वही तो परिवर्तन होगी। तो यही चीज है यार, वहां पर लगा दी वर्षा के साथ तो वर्षा कम ज्यादा होगी। तो औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना मध्य प्रदेश में वर्षा का परिवर्तन का कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? शीतकालीन मानसून गेहूं, चना, सरसों। अब आपको यह पता होना चाहिए भैया, जो रबी की फसल है, जो शीतकाल में हो रही है, उसमें कौन कौन सी फसल होती है ना? जैसे चना हो रही, गेहूं हो रही, धनिया हो रही, है ना? ये सभी क्या फसलें हैं, है ना? सरसों हो रही आपकी, मसूर हो रही। इस टाइम की जो फसलें हैं, किसान के बेटे होते हैं, पता हो, है ना? इस टाइप गेहूं हुई, ये सभी फसलें क्या है आपकी, कौन सी फसलें है? शीतकालीन है। तो गेहूं हुई, चना हुई, सरसों, ये सभी फसलें आपकी ये फसल हुई। ये अच्छे क्वेश्चन है, आते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है। अब मैं बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा। 25 अक्टूबर, 1 नवंबर, 10 अक्टूबर, नवंबर, 10 नवंबर। अरे दक्षिणी पश्चिमी मानसून स्टार्टिंग कब होता है आपका? जून जुलाई में होता है। जून जुलाई के समथिंग होता है, मतलब 15 जून के आसपास आपका मानसून स्टार्ट होता है ना। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना? सितंबर अक्टूबर तक जुलाई, जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना? अक्टूबर तक तो चलती है ना, अक्टूबर से पहले तक, है ना? तो 1 नवंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर। देखो भैया, सबसे पहले जो हो जाए 10 अक्टूबर तक होती है वैसे आमतौर पर इसकी समाप्ति, लेकिन 10 अक्टूबर तक हो जाती है ना। ये प्रारंभ 15 जून के आसपास होता है, वो चलता है 10 अक्टूबर, विपुल मात्रा में। हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, कुछ क्षेत्र में नर्मदा घाटी कम वर्षा के प्रमुख कारण है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में पहुंचते पहुंचते मानसून हवाएं शुष्क हो जाती पर सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण, विंध्याचल पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र में घाटी की गिराई होने के कारण। जल्दी बताओ, टाइम बहुत हो गया। भैया आप सभी को पता है कि नर्मदा घाटी में कम वर्षा होने का कारण, अगर ये मध्य प्रदेश का डायग्राम मैं बनाऊं इस टाइप से, ये नर्मदा घाटी बना ली और जहां पर बताओ ये सतपुड़ा है, ये कौन सा है? सतपुड़ा रेंज। अब बताओ, ये सतपुड़ा रेंज से नर्मदा घाटी तो नीचे रहेगी ना, सतपुड़ा रेंज ऊपर है, तो वर्षा होती है, इससे टकरा जाती है, सतपुड़ा तक पहुंच ही नहीं पाई जाती। मतलब ये सतपुड़ा के वृष्टि छाया क्षेत्र में पाई जाती है, या पीछे वाले क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र के पीछे वाले क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो वो है सतपुड़ा के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण। समझ में आई? अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, प्रमुख भौगोलिक कारक है। बंगाली खाड़ी से निकट कर्क रेखा मध्य प्रदेश से बीच से गुजरना, 25% भाग वनों का आवरण होना, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी पूर्वी मध्य रेखा की समाप्ति होना। बताओ क्या है? देखो भैया, कोई भी चीज हुई, अगर मध्य प्रदेश में क्या क्या चीजें प्रभावित करती है? एक तो भू अवस्थित होना, ये कारक है, मतलब इससे प्रभाव पड़ेगा। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम हो गया। समुद्र से दूरी, क्या हो रही? समुद्र से दूरी, पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति ये भी फर्क पड़ती है। पठार, पर्वत पठार, इन सब चीजों से। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो फर्क पड़ती है आपकी, वो पाई जाती है भैया, जो कर्क रेखा है, वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किसको, तो जो तापमान है उसे पर्वत, उसे फर्क पड़ता है इन सभी चीजों का। आई होप आज का सेशन बढ़िया रहा होगा, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, है ना? लेकिन मैंने कोशिश की है कि पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।